चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। तो आइए देखते हैं पूर्ण संख्या। तो दूसरे नंबर में था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे बात है कि भाई पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है जब हम प्राकृत संख्याओं के परिवार में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं के नाम से जाने जाते हैं। तो आप पिछले क्लास में जान चुके हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? पूर्ण संख्या का मतलब है कि जब हम प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वे संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यदि प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, क्रमशः यह आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। कहाँ तक जाएगा? तो प्लस इनफाइनाइट। अब इस संख्याओं के समूह में यदि हम एक जीरो को इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो यह जो समूह प्राप्त हो रहा है इसी समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है बच्चों। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग देखते हैं 3 नंबर में पूर्णांक संख्या। तीसरा नंबर हो जाएगा मेरा पूर्णांक संख्या। यह 2 नंबर था पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आपका इंग्लिश में इंटीजर कहलाता है। अब भाई पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि पूर्ण संख्या में, ठीक है ना, पूर्ण संख्या के समूह में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं तो इससे प्राप्त जो समूह होता है, परिवार होता है, यह आपका कहलाता है पूर्णांक संख्या। ठीक है क्या? तो पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो यह आपका कहलाता है पूर्णांक संख्या। हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे यह होल नंबर पूर्ण संख्या हो गया। तो आपका पूर्ण संख्या कहाँ से है? 0, 1, 2, 3, क्रम से ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा प्लस इनफाइनाइट। अब इसमें यदि इंक्लूड कर दिया जाए ऋणात्मक संख्या तो ऋणात्मक संख्या क्या होता है भाई? -1, -2, -3, -4 और क्रमशः यह आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। कहाँ तक जाएगा? तो माइनस इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है, यहाँ तक जो संख्या है -1 तक, यह आपका होता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या हो जाता है। 0 के बाद में 1 से लेके और प्लस इनफाइनाइट तक की संख्या आपका क्या होता है? धनात्मक संख्याएं होती है। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के समूह में जब ऋणात्मक संख्या को इंक्लूड कर दिया जाता है, उनके परिवार में शामिल कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त परिवार या समूह आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो पूर्णांक संख्या में आपका ऋणात्मक संख्या भी आता है, धनात्मक संख्या भी आता है। अब यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि 0 एक ऐसी संख्या है, यह 0 के बाएं साइड में ऋणात्मक होता है और दाहिने साइड में धनात्मक होता है। लेकिन यदि सिर्फ 0 की बात किया जाए तो यह न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, यह कुछ नहीं होता है। 0 जो होता है इस पे किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, न यह प्लस होता है और न यह माइनस होता है, अर्थात यह उदासीन होता है, इस पे किसी तरह का चार्जेस नहीं आता है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या के बाद परिमेय संख्या। किस संख्या के बारे में? परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है परिमेय संख्या। 4 नंबर में आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं।
रेशनल नंबर बोलते हैं या कह सकते हैं, है ना। अब बात आती है डिफिनीशन का कि भाई परिमेय संख्या क्या होता है। तो जब किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं आपका परिमेय संख्या कहलाता है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम बताएंगे, आइए देखते हैं। तो परिमेय संख्या मतलब जो p/q के रूप में लिखा जा सके, रूप में लिखा जा सके, और जहाँ पे q जो है वह किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे में देख सकते हैं 1/4 ये आपका p/q के रूप। p/q का मतलब है एक अंश होना चाहिए और दूसरा हर, मतलब एक भाग अंश, ऊपर वाला भाग अंश होना चाहिए और नीचे वाला भाग हर होना चाहिए। 1/4 आपका भिन्न है, 4/7 भिन्न है, 11/13 भिन्न है ना। अब आपसे पूछा जाए कि क्या 0.5 परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। 0.5 संख्या के बारे में अगर आपसे पूछे कि क्या यह परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है। कैसे? तो आप जानते हैं 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 5/10 लिख सकते हैं। तो 5 कट के 1/2 आ जाएगा। तो बताइए 1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है, वो हो जाएगा। अब बताइए अगर हम सिर्फ 7 लिखते हैं और आपसे पूछा जाए कि बताओ यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि आप तो डिफिनीशन जानते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात जिसमें अंश भी हो और हर भी हो। तो यहाँ पर तो सिर्फ p ही दिख रहा है, मतलब p/q के रूप में नहीं है, तो यह परिमेय नहीं होगा। लेकिन ऐसा गलत है, यह परिमेय ही होगा। इसको क्या कर सकते हैं हम? एक चीज़ के लिए आज़ाद है, क्या? तो हम किसी भी संख्या के बट्टा में 1 लगा सकते हैं। अब जैसे ही इसके बट्टा में 1 लगेगा यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या भी आपका परिमेय होता है। जैसे -1/2 लिख दें तो यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। यदि -8/3 लिख दे, यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। यदि -1 लिख दे तो यह भी क्या है? परिमेय है। यदि सिर्फ हम 0 लिख दे, अब पूछा जाए कि बताओ भाई 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो भाई 0 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में 1 लिखा जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाया जाता है जिसके बारे में टीचर लोग शायद बहुत कम ही ऐसे टीचर हैं जो समझाते हैं या समझाना उचित समझते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0। आखिर यह कंडीशन क्यों दिया रहता है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात यह जो हर है यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं, यदि मान लीजिए कोई संख्या हम लोग लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए 27 लिख दिए, ठीक है, और इसके बट्टा में यदि हम 0 लगा दिए तो यह जो संख्या है ना, यह संख्या पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, यह मीनिंगलेस हो जाता है, यह अर्थहीन हो जाता है, मतलब यह बेकार हो जाता है। ठीक उसी तरह से कितना भी स्वादिष्ट खाना बनाइए और उसमें मिट्टी का 1 बूंद मिला दीजिए तो वह खाना आपका बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे भी जब 0 बट्टा के नीचे आ जाता है तो यह किसी भी नंबर को बेकार कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसीलिए लिखा जाता है कि q जो है वह 0 के बराबर नहीं होता है, अर्थात हर जो होते हैं वे 0 के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग q को 0 के बराबर क्यों नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ और है जो आपको हम बता देना चाहते हैं। जैसे आप रेकरिंग वाले नंबर देखते होंगे, जैसे 0.3 के ऊपर रेकरिंग है। कभी कभी पूछा जाता है कि बताओ भाई यह परिमेय संख्या है या
नहीं है। तो याद रखिएगा जिसके ऊपर रेकरिंग होता है वह आपका परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q के रूप में। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3/9, ठीक है ना, यह कट के कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो 1/3 क्या है, परिमेय संख्या। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है यह जब हम अगले क्लास में आएंगे, जब इस पे रिलेटेड सवाल होगा तो वो आपको बताया जाता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या के बारे में आप उम्मीद है अच्छे से समझ लिए होंगे। आइए अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं या कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका एक डिफिनीशन है, जस्ट यह परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो बहुत सारे नंबर, जैसे जितने भी रूट वाले नंबर हैं, जैसे आप देख सकते हैं जितने भी रूट वाले नंबर है जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। जैसे हम √2 की बात करते हैं तो यह 2 जो है इस रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इस रूट के जाल से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए जो रूट है आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह से √3 हो गया अपरिमेय संख्या। लेकिन अब यहाँ पे यदि बात किया जाए √4 को, तो भाई √4 अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे जो √4 है यह आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो फिर आप मतलब यह नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा है, रूट जो होता है ना, रूट से निकलने के लिए, ठीक है ना, स्क्वायरिंग का होना जरूरी है। तो यहाँ पे 4 जो है ना यह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 जो है यह 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस स्क्वायर से यह रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है और यह बाहर क्या निकल आता है, 2 निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात किया जाए √4 का, तो यह आपका अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं वैसी संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकल पाते हैं वे आपका अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी संख्या नहीं निकलेगा, तो याद रखिएगा जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता, ठीक है ना, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता हो, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता हो, वह संख्या रूट से बाहर नहीं निकलता है और वही संख्या आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक आप नोट में लिख सकते हैं, पाई एक ऐसा साइन है, चिन्ह है, पाई जो ऐसे होता है, यह एक ऐसा चिन्ह है जो अपरिमेय संख्या, इसको अपरिमेय के रूप में हम लोग जानते हैं। अब क्यों जानते हैं, क्योंकि पाई का जब मान हम लोग निकालते हैं तो यह दशमलव के बाद में कहीं कटता ही नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या फिर वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं जो दशमलव के बाद में रुके ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम लिखते हैं 1.01 001 0001 और यह क्रमशः बढ़ते चल जाए, तो यह भी जो संख्या है यह भी संख्या आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह दशमलव के बाद में रुकने वाला नहीं है और यह रिपीट भी नहीं होता है। यहाँ पे 01 है, यहाँ पर 001 है, यहाँ पे 0001 है, इसी तरह बढ़ते जाएगा, 401 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो इस टाइप का भी संख्या आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें खास ध्यान देने वाली बात क्या है, तो यह याद रखिएगा दशमलव के बाद में जो संख्या रिपीटेड नहीं होता है और निरंतरम आगे की तरफ बढ़ते जाता है वह आपका अपरिमेय संख्या होता है,
और परिमेय संख्या में एक चीज़ ध्यान देना यह है कि दशमलव के बाद में यदि कोई संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे 0.77777 और यह क्रमशः आगे की तरफ बढ़ते जाए, तो इस संख्या को हम लोग परिमेय कहते हैं, क्योंकि यह रिपीटेड संख्या, इसको रेकरिंग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 7 बार बार आ रहा है तो 7 के ऊपर रेकरिंग लिख दीजिए, और जिसको रेकरिंग में चेंज कर सकते हैं वह आपका P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको अपरिमेय परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तो हम यहीं पे छोटा सा बता देते हैं। वास्तविक संख्या जो है ना, यह जो वास्तविक संख्या है जिसके बारे में हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है, यह एक तरीका से आप समझ सकते हैं कि घर का सबसे बड़ा सदस्य है। ठीक है, यह घर का सबसे बड़ा सदस्य है जिसके अंदर में घर के पूरे फैमिली लोग आते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से वास्तविक संख्या जो है ना, इसके अंदर में यह सारे नंबर आते हैं, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और इनके जो भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं, इसका अगर डिफिनीशन कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से जिसे हमारे घर में या आपके घर में दादाजी हैं, ठीक है ना, और दादाजी के अंडर में क्या होते हैं, हर कोई आ जाता है, घर का सारा फैमिली आ जाता है, तो दादाजी जो होंगे वह क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। अब यहाँ पे इससे बहुत तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपसे हम कुछ सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आप कमेंट में कीजिएगा और इसका जवाब हम बताते भी चलेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल। और 10th क्लास में जब इस एग्ज़ाम होता है तो आपका वास्तविक संख्या से 2 से 3 ऐसे मतलब क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव में जो आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो आपको यह हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है या कौन अपरिमेय संख्या, इस टाइप से सवाल आएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब आइए देखिए कुछ सवाल पूछे कैसे जा सकते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इसका जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सवाल रहेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं, प्राकृत संख्या हो सकते हैं। अब बताइए आप, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं? इसका जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो हम आपको इसका जवाब बता देना चाह सकते हैं कि इसका जवाब होगा नहीं। इसका जवाब क्या होगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या आपका जो है, यह जो पूर्ण संख्या है यह आपका कहाँ से शुरू होता है, यह शुरू होता है 0, 1, 2, 3 क्रमशः आगे की तरफ बढ़ते जाता है। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो प्राकृत संख्या जो है यह आपका शुरू होता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं, और पूरा का पूरा पूछ रहा है, सभी के बारे में पूछ रहा है, तो सभी संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या आपका 0 से शुरू होता है। तो देखिए 1 से लेकर अनगिनत तक आपका प्राकृत संख्या हो सकते हैं, लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या के अंडर में नहीं आता है, तो इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। अब देखिए, अब इसको उलट कर अगर सवाल पूछे कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना,
प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? तो हो सकता है। आप देख सकते हैं प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और यह सारा का सारा क्या आ रहा है? पूर्ण संख्या में आ रहा है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा और 1 इसमें कवर हो जाता है, तो यह सारा यहाँ पे आ रहा है, इसलिए इसका जवाब होगा कि हाँ हो सकता है। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? हाँ हो सकता है। इस तरह से करके बहुत सारा सवाल पूछ सकता है। जैसे एक सवाल और हम आपको करा देते हैं, जिसे मान लीजिए तीसरा नंबर सवाल पूछ सकते हैं कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? पूर्ण संख्या हो सकती है। अब बताइए अब इसका जवाब, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या आपका निगेटिव से शुरू होता है। तो निगेटिव जैसे मान लीजिए -4, -3, -2, -1, यह सब निगेटिव संख्या है जो पूर्णांक संख्या में आता है, लेकिन यह पूर्ण संख्या में नहीं आता है। तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सवाल को कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर इसका एक चार्ट बनाए तो आप चार्ट देख सकते हैं। इसका एक चार्ट बना के हम बता देते हैं आपको। जैसे रुक जाइए, देखिए इसका एक चार्ट बना देते हैं, आप देख पाएंगे कि कौन किसके अंदर में आता है। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर प्राकृत संख्या की बात किया जाए, ठीक है, यदि प्राकृत संख्या की बात किया जाए तो प्राकृत संख्या समझ लीजिए घर का सबसे छोटा मेंबर है। ठीक है, इससे बड़ा मेंबर होता है, इससे बड़ा मेंबर होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, इससे बड़ा मेंबर होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से 12 मेंबर होता है आपका पूर्णांक संख्या है ना। और पूर्णांक से 12 होता है परिमेय संख्या है ना। और इधर साइड में मान लीजिए इस सब से अलग हो जाता है आपका अपरिमेय, यह सबसे अलग होता है। और यह सब को मिलाकर, परिमेय और परिमेय सब को मिलाकर यह हो जाता है आपका वास्तविक संख्या। समझ में आया? अब आपसे सवाल पूछे तो आप इसके आधार पर जवाब दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? प्राकृत संख्या के बारे में बोला कि प्राकृत जो संख्या है पूर्ण संख्या हो सकता है? हो सकता है। देखिए प्राकृत संख्या है ना, पूर्ण संख्या के अंडर में आ रहा है। ठीक, तो सारा का सारा हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के अंडर में नहीं आ रहा है। देख रहे हैं ये 12 है, तो इसके अंडर में तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों में बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम आपको वास्तविक संख्या का जो पहला चैप्टर है उसको करवाएंगे। देखने के लिए थैंक्स और हैव ए नाइस डे।